हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर पीयूषकांत पाठक एंड आई एम अ थर्ड ईयर एनेस्थीसिया रेजिडेंट। तो मैंने एक वीडियो डाला था, उससे रिलेटेड कई लोगों ने मुझसे कुछ क्वेरीज पूछी और उसमें से एक सवाल था जो बहुत ही कॉमन था। बहुत सारे लोगों ने पूछा था मुझसे, यूट्यूब पे भी पूछा और इनफैक्ट कईयों ने इंस्टाग्राम पे भी पूछा। तो वो क्वेश्चन ये था कि जो ब्रांचेस होती है लास्ट में जो यूजुअली रह जाती है खाली, जो 4 ब्रांचेस हैं अपनी, एमडी पैथोलॉजी, एमएस ईएनटी, एमएस ऑप्थेल और एमडी एनेस्थीसियोलॉजी, तो इन चारों में कौन सी ब्रांच बेटर है, क्या लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि इन चारों में अगर आप कंपेयर करें तो आपके लिए क्या बेटर है, क्योंकि यूजुअली ये ऐसी ब्रांचेस हैं जिनका स्टूडेंट्स को यूजुअली बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता है और फिर तो ये डिसीजन मेकिंग में काफी कंफ्यूजन होती है। क्योंकि अब हमने अगर ये डिसाइड कर लिया है कि हमें इसी साल एडमिशन लेना है और इस प्रोसेस को खत्म करना है, हमारी रैंक के अकॉर्डिंग ये 4 ब्रांचेस के ऑप्शन ही हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं। आगे की दूसरी ब्रांचेस अगर हमें नहीं मिल पा रही है और हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है ब्रांच की कि हम एक पर्टिकुलर ब्रांच पे स्टिक नहीं कर रहे हैं, हम रेडी हैं कि हम दूसरी ब्रांच भी ले लेंगे, तो फिर ये चारों अच्छा ऑप्शन भी है। तो इन चारों ब्रांच में आपके लिए क्या बेटर रहेगा, इसी बारे में ये वीडियो है। मैं आज इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करूंगा। मुझसे बहुत लोगों ने एमडी इमरजेंसी मेडिसिन और एनेस्थीसियोलॉजी का भी डिफरेंस पूछा, तो मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा बता दूं कि एमडी इमरजेंसी मेडिसिन हमारे कॉलेज में भी है। 2 साल हो गए ब्रांच को चलते हुए, बट मैंने जितना देखा है और समझा है तो मुझे यही समझ में आया कि एमडी इमरजेंसी मेडिसिन से तो एमडी एनेस्थीसिया लेना आपके लिए बहुत बेटर है। इमरजेंसी मेडिसिन से एनेस्थीसियोलॉजी आपको इसलिए बेटर पड़ेगा क्योंकि इमरजेंसी मेडिसिन में आप इमरजेंसीज देख रहे हैं, क्रिटिकल केयर आईसीयू का पार्ट देख रहे हैं, वो आप अभी सीख रहे हैं। एनेस्थीसिया में मुझे लगता है जो एडवांटेज हमारे पास इमरजेंसी मेडिसिन के ऊपर एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का ये है कि वो आईसीयू देखेंगे, क्रिटिकल केयर यूनिट्स देखेंगे। तो आईसीयू और क्रिटिकल केयर यूनिट्स हम भी देखते हैं और उसके साथ साथ हम ओटीज भी देखते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन वाला बंदा आपकी ओटीज नहीं देख रहा है। दूसरा, किसी भी मेडिकल कॉलेज में अगर अभी करंट सिनेरियो की बात की जाए तो ज्यादा सीट होती हैं एनेस्थीसिया में। तो अगर जॉब वाइज भी आप देखना चाहेंगे तो जब वैकेंसी निकलेगी तो एनेस्थीसिया में ज्यादा वैकेंसी निकलेगी। आप ये कह सकते हैं कि एनेस्थीसिया के लोग भी तो ज्यादा है कंपैरिजन में इमरजेंसी मेडिसिन के, ये पार्ट ठीक है, पर फिर भी जो ओवरऑल वैकेंसी सिर्फ मैं एक मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, जो एनएचएम के थ्रू भी जो रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह में ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे आप खुद देखिए या पता करिए, इमरजेंसी मेडिसिन की इतनी सीट्स नहीं है जितनी एनेस्थीसिया की निकलती है। मेडिकल कॉलेज में भी एनेस्थीसिया की ज्यादा सीट निकलती है। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग जॉब इन एनेस्थीसिया इज मच मोर, आई बिलीव। डिमांड भी आपकी ही थोड़ी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इमरजेंसी मेडिसिन, इतना मुझे लगता है जितना मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये तो गवर्नमेंट सेटअप की बात हो गई। गवर्नमेंट सेटअप में वी हैव दिस एज ओवर देम कि ओटीज भी देखेंगे और कॉर्पोरेट्स में भी आप देखोगे तो डिमांड यूजुअली उस बंदे की है जो एक बंदा मल्टीटास्किंग करके दिखा सके। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है वो वहां पे क्रिटिकल पार्ट भी देख लेगा, वो वहां का आईसीयू भी देख लेगा, उसके साथ साथ वो ओटीज में उनके केस भी करा देगा। ऑन द अदर हैंड इमरजेंसी पार्ट, वहां इमरजेंसी मेडिसिन वाला बंदा मैं मानता हूँ कि कैजुअलिटी देख लेगा, आईसीयू देख लेगा, लेकिन वो आपकी ओटीज नहीं करवा सकता। तो कॉर्पोरेट्स में भी अगर आप देखेंगे तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी आपको एनेस्थीसिया में ही ज्यादा ऑप्शन मिलेगा। तो बिटवीन दीज टू ब्रांच, एमडी इमरजेंसी मेडिसिन और एमडी एनेस्थीसियोलॉजी, नो डाउट आई बिलीव आपको एनेस्थीसिया चूज करना चाहिए। इमरजेंसी मेडिसिन से बेटर ऑप्शन रहेगा एनेस्थीसिया में। और अगर उसके बाद भी आपको इमरजेंसी मेडिसिन ही प्रैक्टिस करना है तो आप फेलोशिप कर सकते हो। आप सेकेंडली सब स्पेशलाइजेशन इमरजेंसी मेडिसिन में हो जाता है। एनेस्थीसिया कई जगह पे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को एज अ एसआर इमरजेंसी मेडिसिन में भी अपॉइंट कर दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया तो ऐसी ब्रांच है कि वो कहीं भी एडजस्ट हो जाती है। तो ये तो इन दोनों के कंपैरिजन की बात रही। अब बात रही एमएससीएनटी, ऑप्थेल, एमडी पैथोलॉजी और एनेस्थीसियोलॉजी। अगर इसमें कंपैरिजन की मैं बात करूं तो सबसे पहले यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि आपको सर्जिकल ब्रांच में जाना है या मेडिसिन ब्रांच में जाना है। क्योंकि एक मेडिसिन वाली ब्रांच का सर्जिकल ब्रांच से कंपैरिजन अलग पैरामीटर्स में हम कर भी सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा एक पर्सनल चॉइस भी आ जाती है, क्योंकि किसी को सर्जरी में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो अगर आपको सर्जरी में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तब आपको इसमें मजा नहीं आएगा। ये पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपका डिवोशन किस तरफ है, ज्यादा मेडिसिन साइड है या सर्जरी साइड है। बाकी मैं इंडिविजुअल ब्रांच के प्रोज एंड कॉन्स जितना मुझे पता है आपको बता देता हूँ कि देखिए, ईएनटी का लर्निंग कर्व लंबा रहेगा कंपेरेटिवली। ईएनटी में आपको इसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन का मौका है हेड एंड नेक सर्जरी में, और काफी आप आगे जा सकते हो, लेकिन ईएनटी में लर्निंग कर्व आपका लंबा रहेगा। तो स्टैब्लिश करने में आपको टाइम ज्यादा रहेगा। स्टैब्लिशमेंट टाइम ईएनटी में ज्यादा है कंपेयर टू एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में स्टैब्लिशमेंट टाइम कम है।
ईएनटी में एक बात ये भी है क्योंकि इट्स अ सर्जिकल ब्रांच, तो हैंड्स ऑन बहुत मैटर करता है। एनेस्थीसिया का तो देखिए ऐसा है कि जनरल सर्जरी के, और अगर कोई सुपर स्पेशलिटी है न्यूरो सर्जरी, कार्डियक सर्जरी तो और भी अच्छा है, उसके गायनेकोलॉजी के, ठीक है, ऑब्स गायनी के, तो ये सारे केसेस तो होते ही रहेंगे। तो एनेस्थीसिया में तो आपको हैंड्स ऑन मिल जाएगा, एनेस्थीसिया के प्रोसीजर आप सीख जाओगे। लेकिन ईएनटी के लिए आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट भी चूज करना पड़ेगा जहां पे हैंड्स ऑन बहुत अच्छा हो, क्योंकि सर्जिकल ब्रांच है, आपका हाथ अच्छा सेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपने बहुत ही कहीं पेरीफेरी में कॉलेज ले लिया तो वहां पे शायद आपको उतना हैंड्स ऑन ना मिल पाए। बहुत सी जगह ऐसी भी होती हैं जहां पे ईएनटी की ओटीज बहुत कम होती हैं। कई ऐसी जगह है जहां वीक में एक ओटी लगती है। तो आप ओपीडी में बैठ के ओपीडी का एक्सपोजर ले लोगे ईएनटी का, लेकिन आपका सर्जिकल एक्सपोजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको, बहुत से पेरीफेरी कॉलेजेस हैं तो वहां उतना अच्छा एक्सपोजर शायद ना मिले, तो पेरीफेरी में लेना या ऐसे कॉलेज में लेना जहाँ हैंड्स ऑन नहीं है, ऐसे कॉलेज में लेना इतना अच्छा आइडिया नहीं है ईएनटी। लेकिन एनेस्थीसिया आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं मान रहा हूँ शायद ईएनटी की सर्जरी ना होता हो, लेकिन बाकी जनरल सर्जरी, ऑब्स गायनी तो सब जगह ही होता है, तो आप प्रोसीजर्स तो सीख ही जाओगे। तो वो फायदा आपको एनेस्थीसिया में रहेगा कि आप वहां भी सीख जाओगे, लेकिन ईएनटी में आपको एक अच्छी जगह जाके हैंड्स ऑन लेने की जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छा कॉलेज है जहाँ पे अच्छा हैंड्स ऑन है, एक्सपीरियंस अच्छा है, आपको मिल रहा है ईएनटी, तो आप, और आप सर्जिकल ब्रांच की तरफ ज्यादा आपका लगाव है, तो आप बिल्कुल ईएनटी को ले सकते हैं। तो ईएनटी के साथ ये कुछ डिसएडवांटेजेस रहेंगे कि लर्निंग कर्व थोड़ा लंबा रहेगा। इसके बाद आप अलग अलग उसमें भी सब स्पेशलिटीज होती हैं, वो कर लीजिए तो आपके लिए वो बेटर है। तो गुड, एक अच्छा कॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब ऐसा कॉलेज लीजिए यहाँ पे ओटी केस ही नहीं हो रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। हैंड्स ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंड पेरीफेरी में चले जाना मे नॉट बी अ गुड आइडिया। तो एएनटी के साथ ये थोड़े डिसएडवांटेज मुझे लगते हैं व्हेन कंपेयर टू एनेस्थीसिया। लेकिन एक अच्छे एक्सपीरियंस के बाद देन इट्स अ गुड ब्रांच, हाई अर्निंग ब्रांच। आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं एएनटी में, क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर है। आप सुबह ओपीडी भी देख रहे हैं, शाम को अपना ओटी भी कर रहे हैं। और अगर आपको सिर्फ ओपीडीज ही देखना है तो उसमें भी बहुत सारी सब स्पेशलिटीज होती हैं जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। आप ओटी में उतना जाइए ना, आप ओपीडी देखिए। और सेम गोस फॉर सर्जरी, आप किसी एक पर्टिकुलर सर्जरी में अपने आप को इतना स्पेशलाइज कर लीजिए कि आप भी वही सर्जरी परफॉर्म करिए, तो एक फायदा आपको वहां मिल सकता है। तो ये ईएनटी का हो गया। व्हेन इट कम्स टू ऑप्थेल, ऑप्थेल आई बिलीव इज अ गुड ब्रांच। वर्क लाइफ बैलेंस ऑप्थेल में बहुत अच्छा है। इनफैक्ट हमसे अच्छा मुझे उनका वर्क लाइफ बैलेंस लगता है ऑप्थेल वालों का। बहुत चिल ब्रांच है। ओपीडी भी अच्छी है ऑप्थेल में, ओपीडी अच्छी होती है, बेटर लाइफस्टाइल है उनका। लेकिन जितना अपने मैंने पता किया है, ऑप्थेल का जो अपना प्राइवेट सेटअप लगाना है ना, प्राइवेट सेटअप लगाने का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू इट फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में मिल रहा है। इनफैक्ट ईएनटी का भी अपना सेटअप लगाने में अच्छा खासा खर्चा आता है। तो अगर ये ब्रांचेस आपको प्राइवेट कॉलेजेस से मिल रही है तो मुझे, और आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको बहुत लोन लेके करना पड़ेगा, मतलब प्रॉब्लम के साथ ही मैनेज करने पड़ रहे हैं पैसे, तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया फॉर यू कि आप ये दोनों ब्रांच ले, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे तो एनेस्थीसिया में कोई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है ही नहीं। इट्स ऑल इन द माइंड। आप इंट्रा फिजिशियन हो, सब आप नॉलेज से करोगे, और जो भी इक्विपमेंट चाहिए ओटी है वो हॉस्पिटल अरेंज करेगा, इन्वेस्टिगेशन है वो भी हॉस्पिटल सब करा के रखेंगे। बिफोर एनी केस आपस बताया जाएगा कि ये ऐसा केस है, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन से क्या करना है। और तो एज सच आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको हॉस्पिटल में जाना है, प्रोसीजर करना है, अपना पेमेंट लेना है और आ जाना है। तो ये देखिए, कोर्स कंप्लीशन के बाद इन्वेस्टमेंट आपका ऑप्थेल में तो बहुत ज्यादा लगेगा, ईएनटी में भी लगेगा, और एनेस्थीसिया में नहीं लगेगा। एनेस्थीसिया में अर्निंग भी आप जल्दी स्टार्ट कर दोगे। थोड़ा ऑप्थेल ईएनटी में लर्निंग का ज्यादा है, क्योंकि ऑप्थेल के बाद फिर कोई रेटिना स्पेशलिस्ट बन रहा है या कोई ऐसा कुछ कर रहा है। लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस ऑप्थेल में बहुत अच्छी है, ओपीडी भी अच्छी है। एमडी पैथोलॉजी भी है इस बीच में। एमडी पैथोलॉजी आई बिलीव इज अ गुड ब्रांच, लेकिन उसमें स्टैब्लिश होने के लिए मुझे लगता है अच्छे कनेक्शंस होना भी बहुत जरूरी है। आपके अच्छे कनेक्शंस होने चाहिए उस जगह में, फिर तो आप एमडी पैथोलॉजी में एक जगह बैठ के बहुत पैसा कमा सकते हो। तो थोड़ा सा मैं एमडी पैथोलॉजी को लेकर थोड़ा सा डाइस हूँ कि आपके कुछ अच्छे कनेक्शंस हैं और उतना आप जानते हैं अपनी एरिया को, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अदरवाइज एमडी पैथो इज आल्सो गुड ब्रांच, लेकिन क्लिनिकल एक्सपोजर ऐसा नहीं है, पेशेंट इंटरेक्शन नहीं रहेगा। अगर आपका ड्रीम सिर्फ ये है कि आपको सोशल रिकॉग्निशन चाहिए, आपको लोग जाने, इस टाइप के आपके एम्बिशंस हैं, देन एनेस्थीसिया इज नॉट फॉर यू। तब तो आप ईएनटी ऑप्थेल की तरफ जाइए, क्योंकि वहां पे पेशेंट आपको जानेगा, वहां पे पेशेंट आपके बारे में अच्छे से जानता होगा। एनेस्थीसिया में लाइफ थोड़ी स्ट्रेसफुल तो रहती है,
जब आईसीयू में है, कोई खराब पेशेंट है, इट्स एन इमरजेंसी ब्रांच, आपको कभी भी रात में जाना पड़ सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एनेस्थीसिया में पेशेंट एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा, आपकी ओपीडी छूट जाएगी, तो मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर बताना चाहूंगा, एनेस्थीसिया में आपके पास बहुत सारी फेलोशिप्स का ऑप्शन है। आप पेन मेडिसिन में फेलोशिप कीजिए, आप पेन स्पेशलिस्ट बनिए, आप ओपीडी चलाइए। और जब एक एनेस्थेटिस्ट पेन स्पेशलिस्ट बनता है और पेन ओपीडी चलाता है तो इनफैक्ट वो काफी अच्छी चलती है, रिव्यूज अच्छे आते हैं, रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। तो कुछ ये डिफरेंस थे इन ब्रांचेस के बीच में। तो आप देखिए कि ईएनटी में लर्निंग कर्व ज्यादा है, ऑप्थेल्म में भी लर्निंग का ज्यादा, आगे रेटिना में आप करेंगे। एनेस्थीसिया में लर्निंग कर्व इतना ही है, अंटिल यू डिसाइड टू डू समथिंग फेलोशिप, तो चलो लर्निंग कर्व हम थोड़ा अगर सेम भी मान ले। इन्वेस्टमेंट एनेस्थीसिया में कुछ नहीं है, ऑप्थेल्म में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, ईएनटी में भी इन्वेस्टमेंट लगेगा। देन ईएनटी के लिए कॉलेज हैव टू बी वेरी नाइस, हैंड्स ऑन वहाँ बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज आपको पता करनी पड़ेगी जाके कि कॉलेज में हैंड्स ऑन कैसा है, वहाँ की प्रैक्टिस कैसे चलती है। आप बहुत ज्यादा पेरीफेरी में जाके नहीं ले सकते एनेस्थीसिया। इनफैक्ट अगर आप और प्राइवेट कॉलेज में अगर उतना हैंड्स ऑन आपको मिल रहा है, उतने पैसे लगा के फिर आप कोर्स कंप्लीट करके आएंगे, फिर आप उतना इन्वेस्टमेंट देंगे, इन्वेस्टमेंट लगा के अपना सेटअप स्टार्ट करेंगे, तो वो पूरा रिटर्न लेने में काफी टाइम लगेगा। ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है प्राइवेट एनेस्थीसिया आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सर्जरीज तो वहां हो जाती है। क्योंकि हमारे जो मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो प्राइवेट कॉलेजेस से किए हैं, कि देयर आर केसेस वहां पे मिल जाते हैं, क्योंकि तो हर स्पेशलिटी में जाके केस कराना है ना, तो हर स्पेशलिटी का आईसीयू देखना है, तो इतने केसेस तो आ जाते हैं कि इतना एक्सपोजर होता है, हो जाता है, चीजें समझ में आ जाती है। और एमडी पैथोलॉजी भी अच्छी ब्रांच है, लेकिन उसमें कनेक्शंस चाहिए, तभी आप इतनी जल्दी प्रॉस्पर करेंगे, लेकिन वरना आपको टाइम लगेगा। बट अगर आपको बिल्कुल पेशेंट इंटरेक्शन नहीं चाहिए और आपको बस एक जगह बैठ के काम करना है, तो एमडी पैथोलॉजी अच्छा है। टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन उसके बाद एक बार आपका नाम हो जाएगा, आपके कनेक्शंस बन जाएंगे, अगर सब इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग आपके पास आएंगे, तो एमडी पैथोलॉजी में भी स्कोप बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखें तो आई थिंक बराबर ही है। सर्जरी ईएनटी और ऑप्थेल में बाद में काफी एक्सपीरियंस के बाद आई थिंक यू कैन, ईएनटी ऑप्थेल में ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद अगर अर्निंग वाइज देखें तो मुझे लगता है कि आपने अगर अपने आप को अच्छा सेट कर लिया है, तो आप एनेस्थीसिया से डेफिनेटली ज्यादा जा सकते हो। एनेस्थीसिया में तो ये ऐसा है कि भाई जितनी भाग दौड़ करो, फ्रीलांसिंग से यू कैन अर्न वेरी गुड, बट यू हैव टू रन अ लॉट, आपको इतना भागना पड़ेगा। बट अगर आप वो करने को लिए रेडी हैं, तो आप एनेस्थीसिया में भी बहुत पैसा कमा लेंगे। 5-5 लाख रुपए भी महीने का कमा रहे हैं लोग, पर भाग दौड़ करनी पड़ती है दिन भर। एंटी ऑप्थेल में भी वो चीज आप अटेन कर सकते हैं काफी टाइम बाद। तो अर्ली सेटलमेंट के लिए एनेस्थीसिया बेटर है, लेट सेटलमेंट के लिए ये दोनों बेटर है, इफ यू आर रेडी टू सेटल लेट। और आप बट उससे पहले ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप सर्जिकल में आपका झुकाव ज्यादा है या मेडिसिन साइड आपका झुकाव ज्यादा है, तभी ये डिसीजन लेना अच्छा होगा। क्योंकि आपने एनेस्थीसिया ले तो लिया पैसे के चक्कर में, लेकिन अगर ओटी कराते वक्त ही आपका मन सर्जन को देख के कर रहा है कि मैं सर्जरी करना चाहता था, मैं ये करना चाहता था, मुझे यही करना चाहिए, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप भी उतनी ही देर ओटी में रहेंगे जितनी देर वो रहेगा। भले ही मैनुअल फिजिकल लेबर वो ज्यादा कर रहा होगा कंपेरेटिवली, बट टाइम तो आप भी उतना ही देंगे जितना वो देंगे। तो आप तो अगर आपको सर्जरी से बहुत ज्यादा प्यार है, तो फिर आप ये ब्रांचेस ले लीजिए। लेकिन ईएनटी ऑप्थेल का मैं यही आपको बताना चाहूंगा, प्राइवेट कॉलेज से आई डोंट थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत लगेगा। या तो वहाँ बहुत अच्छा हैंड्स ऑन मिले आपको, तो आप जाइए। बहुत ज्यादा पेरीफेरी का कॉलेज मत उठा लीजिए, हैंड्स ऑन अच्छा हो, अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाए, उसी कॉलेज में जाइए। लेकिन इन केस ऑफ एनेस्थीसिया आप थोड़ा बहुत भी वहां पे अगर ईएनटी नहीं भी है, क्योंकि बहुत सी जगह जैसे मैंने बताया ईएनटी की ओटियां इतनी लगती भी नहीं है, हफ्ते में एक बार ही लगती है, तो ये इश्यू आपके साथ आ सकता है कि आपका ओपीडी वाइज तो आप स्ट्रांग हो जाए, बट सर्जिकल एक्सपोजर आपका इतना ना आ पाए। जबकि एनेस्थीसिया में ये इश्यूज नहीं आएंगे आपको। मैं ये ब्रांचेस को कंपेयर करा था जो लास्ट के अपने 17-18,000 से 25-30,000 की रैंक के लोग होते हैं, जिनको ये ब्रांचेस मिल रही होती हैं, बट वो बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें क्या लेना है। आई होप कि इस वीडियो से थोड़ी सी आपको क्लैरिटी मिलेगी। मैं चाहूंगा कि आप जो चाहते हैं, जो भी आपने पैरामीटर सेट किए हैं, जो भी आपकी चाहत है, वो कॉलेज आपको मिले, वो ब्रांच आपको मिले। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।